अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझना है कि होता क्या है। तो फिज़िक्स के अंदर आपने चैप्टर नंबर 5 गालिबन है उसके अंदर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। तो इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ऐसी स्टेट जिसके अंदर आपके पास बैलेंस आ जाए। बैलेंस का मतलब अब दो फोर्सेज आपस में बैलेंस आउट हो जाएं या आपके पास जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाए, ना तो कट ऑफ हो ना ही कुछ और हो, बस बैलेंस आपके पास आ रहा हो। तो इक्विलिब्रियम आपके पास वो स्टेट जिसके अंदर बैलेंस मौजूद हो। अब पहला टॉपिक आपके पास है एक्सटेंड टू विच रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि आपके पास किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास है वो दो तरीके से प्रोसीड होता है। एक तो आपके पास है कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो इस तरह के रिएक्शंस को आप कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं हो सकते, ये कंप्लीट होंगे, फ्रॉम कंप्लीशन जाएंगे, यानी कि आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे। ये टाइप के रिएक्शन आपके कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और दूसरी टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर रिवर्सिबिलिटी भी हो, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकें, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल के बजाय रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब जो आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसे हम वन वे रिएक्शन भी कहते हैं, और इस तरह के तमाम रिएक्टेंट्स जितने भी हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कंप्लीशन नहीं होती बल्कि बैलेंस होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, आपके जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते। और इस तरह के रिएक्शंस को आप बोथ वेज रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, ये बोथ डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है। ये जो डबल एरो का साइन आपके पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो इस डबल एरो में जो आपके पास लेफ्ट टू राइट का एरो बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और जो राइट से लेफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। तो आपके पास ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही वक्त में दोनों रिएक्शंस अगर हो रहे हैं, दोनों आपके पास एट अ टाइम मौजूद हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 4-5 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल आपके पास इथाइल एसीटेट किस तरह फॉर्म होता है। तो आपके पास यहाँ पे एसिटिक एसिड मिल के इथाइल अल्कोहल से इथाइल एसीटेट और वाटर बना के दे रहा है। इसी तरीके से सेकंड है कि हाइड्रोजन आयोडाइड से किस तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रही है, तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरीके से आपके पास है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड किस तरीके से ब्रेकआउट होकर आपको ये एलिमेंट्स देगा, और इसी तरीके से बिस्मुथ क्लोराइड और अमोनिया। अमोनिया के बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि अमोनिया किस तरह से सिंथेसाइज की जा सकती है बाय हैबर-बॉश प्रोसेस। तो ये हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो रही है, फ़र्ज़ करते हैं हम फिज़िक्स की टर्म में बात करें, आपने पढ़ा था कि एक टेबल है जिस पर आपने किताब रख दी। ये किताब रखने के बाद आपकी जो बुक है ये डाउनवर्ड पोजीशन में फोर्स अप्लाई कर रही है, और जो आपकी टेबल है उसके काउंटर एक्ट करते हुए आपको रिएक्शन फोर्स अप्लाई करके दे रही है अपवर्ड्स। तो इस तरीके से आपके पास किताब जो है वो भी फोर्स अप्लाई कर रही है, आपकी जो टेबल है वो भी फोर्स अप्लाई कर रही है, और आपके पास एंड रिजल्ट 0 आ रहा है, जिस वजह से आप इसको कह रहे हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे किताब आपकी स्टेशनरी है, चल नहीं रही है, रुकी हुई है। ये तो थी आपकी फर्स्ट टाइप। दूसरी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक में आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो मौजूद है लेकिन आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरह यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं होता, मूव कर रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि आपके पास दो मोटरसाइकिल्स हैं, दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा रोड पे दो लोग बातें करते हुए जाते हैं, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो दोनों के लिए वो जो इक्विलिब्रियम मौजूद है दोनों का, वो आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि कोई दूसरे से फास्ट नहीं जा रहा, दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं। तो अगर कोई भी और देखेगा तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, सब कुछ सेम है। तो ऐसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके अंदर आपके पास दोनों की स्पीड, यानी कि दोनों का कोई भी आप फोर्स कंटेंट लें, कुछ भी लें, वो अगर सेम आ रहा है लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों आपके पास इस तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में मौजूद होंगे। अब ये जो बात हम कर रहे हैं ये तो कर रहे हैं फिजिकल टर्म में। अब केमिकल टर्म में क्या होगा, केमिकल टर्म में आपके पास कोई भी रिएक्शन होगा, जैसे कि ये रिएक्टेंट मिलके आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, और हमेशा इन रिएक्शंस के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, और ये इक्विलिब्रियम अचीव ही होगा जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब आपके पास प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा होगा। अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता तो आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, आपके पास डायरेक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते प्रोडक्ट के अंदर और आपका काम ख़त्म हो जाता।
अब फर्ज करते हैं कोई भी हमने होमोजीनियस रिएक्शन लिया हुआ है। होमोजीनियस का मतलब आपके पास या तो सारे के सारे लिक्विड्स हैं या सारे के सारे गैसेस हैं। कोई इस तरह से रिएक्शन नहीं है कि लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो। तो आपके पास जब भी इस तरह का कोई रिएक्शन होगा तो आपके जो रिएक्टेंट हैं एक वक्त आएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर ये जो प्रोडक्ट हैं ये एक वक्त आएगा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ी देर के बाद आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये आपस में कन्वर्ट होना बंद कर देंगे और आपके पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट नज़र आएगी। और आपको नज़र आएगा कि अब ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आपके पास कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेसल के अंदर रिएक्टेंट डाले ए और बी, तो आपके पास ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना शुरू हो गए सी और डी के अंदर। अब ये जो ए और बी रिएक्टेंट हैं जब ये कन्वर्ट हो रहे थे तो आपके पास ए और बी सारे के सारे कन्वर्ट हो गए सी और डी में। तो ये आपके पास ए और बी यहाँ से ख़त्म हो गए। लेकिन जब आपके पास क्वांटिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा बन गई तो ये प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे ए और बी के अंदर। जब आपको नज़र आएगा कि ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं ए और बी में यानी कि रिएक्टेंट्स में, तो आपके पास बाद में एक स्टेज आएगी जिसमें रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और आपको प्रोडक्ट्स भी मौजूद हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में आपके पास ये इक्विलिब्रियम स्टेट ख़त्म नहीं होती। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके पास प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बनना शुरू होते हैं और फिर वही रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल रुकता नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट बनना ख़त्म नहीं करते और ना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना ख़त्म करते हैं। तो ये पूरी साइंस है आपके पास यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हर वक्त कंटिन्यूस इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर रिएक्शन भी कंटिन्यूसली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। हाँ, रिएक्शन आपके पास स्टॉप हुआ हुआ नज़र आ रहा है इस तरीके से कि रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट में साथ साथ कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों ने अब कन्वर्जन बंद कर दिए। कन्वर्ट अगर ये होना बंद कर देंगे तो हमारे लिए आसानी है, हम रिएक्टेंट अलग कर लें, प्रोडक्ट अलग कर लें, लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर सकते। हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से कोई एक निकाला जाएगा तो वो चीज़ और बनना शुरू हो जाएगी। अब इसको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये सारी बातें आपके पास यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपके पास किस तरीके से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और किस तरीके से रिवर्स रिएक्शन होगा, यही सब यहाँ पर डिटेल में आपको लिख के दिया हुआ है। तो अब बात कर रहे हैं आपके केमिकल इक्विलिब्रियम जो है किस तरीके से अफेक्ट करता है आपके केमिकल रिएक्शन को। तो ये सारी बातें वही हैं जो भी मैंने डिस्कस की फिजिकल टर्म में भी और केमिकल टर्म के अंदर भी। इस पैराग्राफ में यही सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया कि आपके पास जो रिएक्शन है इट नेवर स्टॉप इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपके पास ये डायनेमिक होता है, ये हर वक्त कंटिन्यूस स्टेट में होता है, लेकिन आपके पास जो चेंज है वो नज़र नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इस वजह से आप कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। अब यही बात आपको ग्राफिकली समझाई गई है यहाँ पर कि आपके पास जो रिएक्शन है पहले आपके पास स्टार्ट होता है, आपका रिएक्शन होते होते आपको प्रोडक्ट बना के देता है फ्रॉम रिएक्टेंट। तो आपके पास इनिशियली रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो रहे हैं आपका वैसे वैसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है। एक वक्त ऐसा आता है जिसके अंदर आपके पास जितने रिएक्टेंट होते हैं उतना ही प्रोडक्ट मिलता है और फिर आपके पास रिएक्टेंट ख़त्म होकर प्रोडक्ट में बन जाते हैं और आपका रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त आपके पास जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी क्वांटिटी सेम हो जाती है और जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं उनकी भी क्वांटिटी सेम हो जाती है। और जब आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपके पास क्वांटिटी इस वक्त बिल्कुल सेम है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, रिएक्शन अभी भी यहाँ पर प्रोसीड हुआ है, चल रहा है। और आपके पास जो कंसंट्रेशन है ये भी आपकी कांस्टेंट हो जाती है जब आपके पास इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। तो ये सारी बातें आपके पास इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थी जो आपको समझनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम लॉ में होता क्या है, आपके पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस लॉ के ऊपर काम किया था और आपको एक लॉ बना के दिया जिसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहे हैं। इसमें आपको इन्होंने कहा कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसके एक्टिव मासेस रिएक्टेंट के जो होंगे उससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम डिटेल में चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी कुछ हमने सीखना है। तो आपके पास जो एक्टिव मास की टर्म है
उसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग जो आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं। और कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर वॉल्यूम यानी कि आपके पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 4 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन होता है, तो 4 ग्राम्स का मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर लीटर। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है एक्टिव मास की वो रिप्रेजेंट की जाती है इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में एटम गिवन होगा या मॉलिक्यूल गिवन होगा तो इसका मतलब वो उसके एक्टिव मास के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आप डिराइव करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जिसको हम Kc से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें ये मालूम करना है कंसंट्रेशन के क्या अमल दखल है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो हम उसके लिए Kc ड्राइव करते हैं, Kc को फाइंड करते हैं। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम Kc और Kp से भी ड्राइव करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे चल के बताऊंगा कि Kp क्यों हम कहते हैं। तो बहरहाल आपके पास Kc रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि आपके पास क्या इन्फ्लुएंस होगा कंसंट्रेशन का। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि आपके पास रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट A और B हैं, A के m मोल्स हैं और B के n मोल्स हैं। इसी तरीके से ये रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं C और D, और C के x मोल हैं और D के y मोल्स हैं। अब हमने लॉ के मुताबिक पढ़ा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना के देंगे, तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास यानी कि आपके पास A और B रिएक्टेंट हैं और इनके मोल्स जो हैं वो पावर में लिखे जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन है, अब रिवर्स रिएक्शन ये है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स एज अ रिएक्टेंट बिहेव करेंगे। लाजमी नहीं कि इनको हम प्रोडक्ट्स कहें, तो हमने अपनी आसानी के लिए प्रोडक्ट का और इसको रिएक्टेंट का, तो जहाँ से भी आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा वो आपके रिएक्टेंट अज्यूम किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। तो आपके पास रिएक्टेंट यहाँ पर C और D काम कर रहे हैं, इस वजह से आपके पास C और D का एक्टिव मास और उनके जो मोल्स हैं वो यहाँ पर पावर के फॉर्म में लिखे जाएंगे x और y। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये K1 और K2 कॉन्स्टेंट आपके आ जाएंगे। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो रही है तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट दोनों के बराबर हैं। आप वैल्यूज़ इनकी पुट करें, जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास K1/K2 ये रेशो कहलाता है Kc, और Kc आपके पास होता है अगर इसको जर्नलाइज करें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। अब ये जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो ये रेशो आपके पास Kc से रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर दी हुई है कि आपके पास यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये ब्रेक हो रहा है फॉस्फोरस क्लोराइड और आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल में। तो आपका जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है इनका रेशो आप लिखेंगे इंडिविजुअल यहाँ पर आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, और यहाँ पर क्योंकि एक ही आपके पास रिएक्टेंट था तो ओवर रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो इस तरीके से आप Kc को डिटरमाइन करते हैं। और नेक्स्ट आपसे मैंने कहा था कि Kp हम आगे डिस्कस करेंगे। तो Kp में जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को, क्योंकि गैसेस के अंदर प्रेशर से हम मालूम करते हैं। आपको पता है गैसेस के लिए वॉल्यूम आपका जो है फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम आपका चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है कंसंट्रेशन या वॉल्यूम के साथ। तो अगर हमें Kc निकालना है फॉर गैसेस तो हम Kc के बजाय Kp रिप्रेजेंट करते हैं, और Kp आपके पास उसी तरीके से है कि गैसेस रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं गैसेस प्रोडक्ट में। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स ये आपके पास डिटरमाइन करता है Kp की वैल्यू को। अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। आपके पास इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होगा इस पे अब हम बात करते हैं। अब Kc और Kp इन दोनों के लिए आप देख सकते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो तो इस केस में आपके पास कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन और आयोडीन ये कंबाइन होकर मुझे हाइड्रोजन आयोडाइड बना के देंगे, तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम आयोडीन का, तो मेरे पास यहाँ पर 2 वॉल्यूम आ गए हाइड्रोजन आयोडाइड के। इसी तरीके से अगर Kp की वैल्यू बड़ी होगी Kc की वैल्यू से तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये अमोनिया है, इसके 2 मोल्स यानी कि 2 वॉल्यूम है। ये जब ब्रेक होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो इसका एक और इसके 3 पार्ट्स आपके यानी कि 3 वॉल्यूम्स आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर टोटल 4 वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास नज़र आ रहा है कि Kp बड़ा है अगर Kc से। ये कब होगा? जब आपके पास इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा इस तरीके से। और इसी तरीके से आपके पास अगर Kp छोटा है Kc से तो आपके पास उस सूरत में डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, यानी कि जो भी पड़ा उसका अपोजिट हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा।
जिस तरह यहाँ पर आपके पास 2+1 3 पार्ट्स हैं वॉल्यूम के और यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट्स हैं वॉल्यूम के, तो आपके पास प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब आपके पास Kp बड़ा था Kc से, तो आपके प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो इन दोनों के रिलेशन से हमें किसी भी इक्वेशन से पता चल जाता है कि प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोनों का रिलेशन हम इस वजह से स्टडी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन। अब ये क्यों निकालना ज़रूरी है? क्योंकि आपका जो Kc है ये डिपेंड नहीं करता आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर, ये डिपेंड करता है आपके जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमें Kc की वैल्यू पता चल जाए तो हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेंगे, या हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड होगा। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें एक एग्जांपल गिवन है, जैसे कि इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन पीछे भी हमने डिस्कस की, आपके पास इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलकर आपको इथाइल एसीटेट और वाटर बना के दे रहे हैं। अब अगर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिलकर आपको इथाइल एसीटेट बना के देंगे, तो ये प्रोसेस कहलाता है एस्टरिफिकेशन। और अगर आपके पास रिवर्स रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो आपके पास इथाइल एसीटेट और वाटर मिल के वापस आपको ऑर्गेनिक एसिड जो आपका था एसिटिक एसिड और आपका ये इथाइल अल्कोहल, ये जो रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलिसिस कहता है, बिकॉज यू आर एडिंग वाटर। तो ये आपका एक रिएक्शन है सिंपल सा, जिसमें आपको स्टडी करना है कि आप किस तरीके से अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये सारी जो यहाँ पर बातें लिखी हैं उसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। आपके पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दो रिएक्टेंट से आपको ये दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट आपके पास ए और बी सिर्फ मौजूद थे, प्रोडक्ट आपके पास कुछ नहीं था। जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट मौजूद हुई तो ए और बी ने मिलकर आपको एक नंबर ऑफ मोल्स बना के दिए जो आपका प्रोडक्ट था। तो दोनों के एक एक मोल्स हैं, तो ज़ाहिर है दोनों की क्वांटिटी भी सेम होगी, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक मोल और ये भी एक मोल मिलकर ये दोनों एक एक मोल बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम आपके पास ए और बी ने मिलके एक्स और एक्स मोल बना के दिए आपके पास इथाइल एसीटेट और आपका वाटर। तो जो ए और बी मिलकर आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे थे, ज़ाहिर है उसमें रिडक्शन हुई होगी इक्विलिब्रियम के बाद, आपके पास कुछ ना कुछ कमी हुई होगी। वो कितनी कमी हुई होगी? वो इतनी ही कमी हुई होगी जितने आपके प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पर आपके पास a माइनस एक्स और b माइनस एक्स आपके पास ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बच गए। अब आपको क्योंकि एक्टिव मास चाहिए, एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कंसंट्रेशन आ जाती है, सबको डिवाइड बाय वॉल्यूम करें तो ये सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन आपको मिल गए। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Kc का। Kc आपके पास क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास x/v और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पर a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और होल डिवाइड बाय v जब आप करेंगे तो आपके पास इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब जब आप इसके अंदर डिवीजन करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे चीज़ों को, तो आपके पास एक जर्नल फार्मूला इस तरीके से आ जाएगा फॉर Kc। अब जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ अज्यूम करके या जो आपको एक्सपेरिमेंट में मिल रही हैं वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आपको एक तरह से एनालाइज होगा कि आपके ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दी हुई हैं कि आपका एसिटिक एसिड इतना था, इथाइल अल्कोहल इतना था, तो आपको इथाइल एसीटेट और वाटर कितना मिला। तो इस तरीके से ये आपने सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ इधर पुट की फॉर्मूले में, तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलना शुरू हुई जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 हैं। क्योंकि कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जा रही है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास किसी भी सिस्टम का सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। तो यहाँ पर एवरेज 4 आ रहा है, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो 4 के बराबर है। इसी तरीके से सेकंड आपको यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में बताया हुआ है। हाइड्रोजन आयोडाइड का इक्विलिब्रियम किस तरीके से अचीव होगा, तो सेम वही कंडीशन है आपके पास यहाँ पर। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपने खुद पढ़नी है पैराग्राफ में, जैसे कि ये किस तरीके से प्रोसेस होता है। आपके पास आयोडीन जो है इसको रिएक्ट करवाया जाता है सील्ड बल्ब के अंदर और इतना टेम्परेचर दिया जाता है इन द बॉइलिंग सल्फर कुछ टाइम के लिए, फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम। आपके पास जब थोड़े टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर को अचीव करने का भी एक आपका तरीका है, आप उस मिक्सचर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और उसके बाद जो आपने जिसके अंदर आयोडीन रखा था उसे ओपन करते हैं, तो आपके पास जो सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसके अंदर आप उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं ताकि जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करे और आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी हैं, ये इस तरीके से आप अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये चीज़ें भी MCQs में पूछी जा सकती हैं कि बताएं कितने टेम्परेचर पे आपके पास आयोडीन को बॉईल किया जाता है, या आपके पास किस चीज़ के अंदर, किस सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि यहाँ पे बॉइलिंग सल्फर है
किसके अंदर, सील्ड बल्ब्स के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर। ये सारी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें। तो बहरहाल वापस टॉपिक पे आते हैं। अब आपसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में कहा गया है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, लेकिन यहाँ पर 2 मोल्स गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली आपके पास ए और बी रिएक्टेंट इतने मोल्स थे और आपके पास प्रोडक्ट कुछ नहीं था। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास अचीव हो गई तो उस वक्त आपके पास ज़ाहिर 2 मोल्स हैं, तो एक्स आपके पास रिएक्टेंट बने। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गई स्टेट तो तब आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं। तो क्योंकि x आपके पास प्रोडक्ट बन रहे थे, 2 मोल्स का मतलब 2x आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपके जो a और b रिएक्टेंट है उसमें से 1 टाइम्स ही, क्योंकि एक मोल यहाँ से आपका खर्च हो रहा है, तो 1 टाइम x ही यहाँ पर माइनस होगा, 2x माइनस नहीं होगा। तो सिंपली आपने x को मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ मोल्स से। आपको कंसंट्रेशन चाहिए थी, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दें, आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई जिसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गई फॉर द Kc वैल्यू। इस Kc की वैल्यू को आप सेपरेटली एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको एक खास पर्टिकुलर वैल्यू नज़र आएगी जो यहाँ पर आपके पास अराउंड 54 एवरेज इसका आ रहा है। अब अगर इससे रिलेटेड जैसे कि एमसीक्यूज़ आपके पास आते हैं, आपके पास एग्जांपल ये जो हैं ये बड़ी एग्जांपल आप पहले सॉल्व किया करते थे जब आप फर्स्ट ईयर में थे। अब आपको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी एग्जांपल को क्विकली सॉल्व करना है। तो पहले एग्जांपल डिटेल में समझते हैं। आपको इथाइल अल्कोहल और आपके पास एसिटिक एसिड गिवन है 4.6 और 6.0 ग्राम्स। और जब आपके पास इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो आपके पास 2 ग्राम्स ऑफ अनयूज्ड एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये 2 ग्राम्स अनयूज्ड एसिड कौन सा है? ये आपका एसिटिक एसिड। ये आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, इसमें आपसे कहा है कि कैलकुलेट करें Kc की वैल्यू। तो इनिशियल हम देखते हैं, इनिशियली हमें 4.6 और 6.0 ग्राम्स गिवन है एसिटिक एसिड। अब याद रहे यहाँ पर हमारे पास ग्राम्स में वैल्यू है, मोल्स में नहीं है, हमें मोल्स के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अभी हम काम कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पर पहले आप ग्राम को कन्वर्ट कर लें। आपको पता है मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ग्राम मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब बेटा आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। आपके पास सिंपल सा तरीका है, जब आपने इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो उस वक्त आपके प्रोडक्ट के मोल्स नहीं थे। एट आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट आपके x मोल्स वहाँ पे जनरेट हो गए। तो जो x आपके पास जनरेट हुए, ज़ाहिर है इनिशियली आप वो x नंबर ऑफ मोल्स आप माइनस कर देंगे इनिशियल स्टेट से। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे मोल्स आएंगे वो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन के लिए हम बाद में काम करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 2 ग्राम्स एसिटिक एसिड बच गया था वो कितना आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सिंपल आप 2 ग्राम्स को डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर मास, तो उतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये आपके पास लेफ्ट आउट जो एसिटिक एसिड है इसका अमाउंट है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है कि आपके पास 0.1 माइनस एक्स एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक एसिड ये आपके पास लेफ्ट जब हुआ तो ज़ाहिर है आपके 0.033 मोल्स लेफ्ट हो गया। अभी जो लेफ्ट अमाउंट था आप इनको रीअरेंज करें तो आपको पता चल जाएगा कि उस लेफ्ट अमाउंट में से कितना माइनस किया तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो आपका कंज्यूम्ड होगा। तो मेरे पास यहाँ पर x माइनस करने के बाद 0.067 मोल्स ये कंज्यूम हुआ, तो तब जाके आपको 0.033 मोल्स मिला, यानी कि 2 ग्राम्स आपका एक्सेस था। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो अब आगे चलते हैं। आपके पास यहाँ पर x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट भी इतना ही बना होगा। तो आपका जो इथाइल अल्कोहल और वाटर है वो भी आपका 0.067 बना। तो इस तरीके से आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो इनिशियल आपके पास माइनस करने के बाद 0.033 और जो आपकी x की वैल्यू आई थी वो 0.067 थी। ज़ाहिर है आप 0.1 में से x की वैल्यू माइनस कर दें जो कि 0.067 आपके पास आई है, तो आंसर आपके पास 0.033 ही आएगा। इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट ये आ गए। आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो आप डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दें। आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc का फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। आप वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर अराउंड 4 आ गया। यही हम उधर कैलकुलेट कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली जो भी डिस्कस किया। ये तो एक एग्जांपल हमने देखी। दूसरी एग्जांपल है जिसमें कंडीशन अब थोड़ी डिफरेंट आपको दी है। आपके पास इथाइल अल्कोहल 9.2 ग्राम्स दे दिया, एसिटिक एसिड 3.6, इसी तरीके से इथाइल एसीटेट और आपके पास यहाँ पर वाटर के मासेस दे दिए। अब आपसे कहा कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है तो बताएं कंसंट्रेशन क्या होगी आपके मिक्सचर की। तो इक्वेशन वही है, पहला स्टेप भी वही है कि सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे। मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
तो आपके पास जब इस तरीके से तमाम वैल्यूज़ निकाल ली जाएंगी, तमाम मोल्स निकाल लिए जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए एट इनिशियल स्टेट। ये सब आपने मिक्सचर में इनिशियली डाले हैं, आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आई है, आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट में वैल्यूज़ मौजूद हैं पहले से। तो अब अगर इनिशियल स्टेट में आपके पास ये सारे चारों चीज़ें मौजूद हैं, रिएक्टेंट भी हैं, प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, तो अब हम एक वेरिएबल अज्यूम करते हैं कि हमारे x नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में x नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो जो रिएक्ट करेंगे तो हमें एडिशनल x नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में मिलेंगे। यहाँ बुक में आपकी मिस प्रिंटिंग है, ये x है, n नहीं है, तो बहरहाल आप माइनस कर दें इधर से x, और इसमें जो माइनस कर रहे हैं उसको आप प्लस कर दें, तो आपकी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस हो जाएंगे x मोल्स, और आपके पास जो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें x मोल्स ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक तरह से जनरेट हो गया एक एक्सप्रेशन कि आपके पास जो इनिशियली आपने नंबर ऑफ मोल्स डाले थे उसमें आप प्रोडक्ट के लिए ऐड करवा दें x नंबर ऑफ मोल्स, और जो आपके पास रिएक्टेंट थे उसके अंदर आप माइनस करवा दें x नंबर ऑफ मोल्स। तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, कंसंट्रेशन आपके पास आ गई। अब सिंपल Kc के फॉर्मूले के अंदर आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मैट्रिक में भी सीखा है, और अगर आप ई-कैट के स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट सेकंड में दोनों में इस्तेमाल करते आए हैं। तो सिंपली आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और आपके पास दो आंसर्स आ गए एक्स के। अब दो आंसर जो आपके पास आए हैं तो उसमें से बड़ी वैल्यू आप नहीं ले सकते। वजह उसकी ये है कि आपके पास जो एसिटिक एसिड या एथाइल अल्कोहल जितने भी हैं, इन दोनों की वैल्यू आपके पास 0.49 से छोटी है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इनिशियली 0.06 था, एथाइल अल्कोहल 0.2 था, तो ज़ाहिर है आप उसमें से 0.49 माइनस अगर करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर देगा, और जब नेगेटिव आंसर आएगा तो इट मीन्स कि आपके पास जो इनिशियल मोल्स थे वो आपके पास कम थे और फाइनली उसमें से ज़्यादा निकल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। आप देंगे किसी को 100 रुपये और बदले में उससे 1000 रुपये की चीज़ ले लें तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आप सेकंड वैल्यू पे आप जाएंगे जो कि छोटी होगी इन दोनों से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एसिटिक एसिड या एथाइल अल्कोहल दोनों से ये वैल्यू छोटी है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आपके पास जो x का आंसर था वो आ गया। आप सिंपल इनिशियल से माइनस करवा दें, इन सब इनिशियल वैल्यू से इन दोनों को आपने माइनस करवाना है और इन दोनों में ऐड करवाना है। तो आपके पास यहाँ पर फाइनल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स पर वॉल्यूम आपके पास आ गया तमाम के तमाम एलिमेंट्स का, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स का। आपके सवाल में आपसे ये कहा था कि आप कंसंट्रेशन बताएं, तो आपने इस मेथड से कंसंट्रेशन निकाल ली। अब तीसरी एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। ये एग्जांपल आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा है कि एक रिएक्शन आपको गिवन है, जब आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, तो ए और बी दोनों रिएक्टेंट बराबर है। आपने देखे 4 मोल्स पर लीटर और आपके पास सी जो है वो 6 मोल्स पर लीटर आपको मिलता है। अच्छा याद रहे 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो बहरहाल कैलकुलेट आपने करना है कांस्टेंट Kc और इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी। ज़ाहिर है आपको इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशंस गिवन है, इनिशियली क्या होंगी आपको ये मालूम करना है। तो सबसे पहले आप Kc की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है Kc कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट है। आपके पास Kc का फॉर्मूला C यानी प्रोडक्ट, अब ज़ाहिर है 2 मोल्स से तो पावर में 2 और डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो आपके पास A और B की कंसंट्रेशन आ गई। आपको यहाँ पर C यानी कि प्रोडक्ट 6 मोल पर लीटर गिवन है, तो आपके पास 6 डिवाइड बाय वॉल्यूम, आपके पास लाजमी नहीं कि वॉल्यूम 1 लीटर ही हो, फिर भी हम डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से A और B दोनों हमें 4 और 4 गिवन है, वॉल्यूम तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये वैल्यू 2.25 आएगी। अब जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में Kc आपसे बोला था निकालने को, आपने निकाल लिया। सेकंड पार्ट में आपसे कहा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए आपको पता है कि 1 मोल A है और दूसरा 1 मोल B है, ये दोनों मिलके 2 मोल C बना के दे रहे हैं। तो इस लॉजिक से अगर बात की जाए तो आपके पास अगर 6 मोल C मिल रहा है तो इट मीन्स कि आपके पास ये 3 मोल्स A और 3 मोल्स B प्रोड्यूस करके दे रहा होगा। तो इनिशियली आपके पास 3 मोल्स A के और जो 4 इक्विलिब्रियम पे मिल गए, तो इनिशियली आपके पास 7 नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मौजूद होगा A या B दोनों का, क्योंकि दोनों के इनिशियल मोल्स भी सेम होंगे और आपके इक्विलिब्रियम मोल्स भी सेम ही हैं। अब अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो इस तरह की, आपने सिंपल ये देखना है कि आपके पास एक्चुअल रेशो क्या है। आपके पास अगर एक रिएक्टेंट है और दूसरा भी एक ही रिएक्टेंट है, यानी कि 1 मोल दोनों के, ये आपको मिलके 2 मोल्स प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास अगर ये 6 होगा तो ये आपके पास 3 + 3 होगा। ठीक है, ये सिंपल सी मैथ है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास सिंपल सा है, 3 मोल्स इनिशियली थे, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था उसमें 4 मोल्स आए थे, तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर इनिशियली 7 नंबर ऑफ मोल्स होंगे
जिसमें से आपके 3 कंज्यूम हो गए और 4 रह गए। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस करनी थी, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझा है, जितना भी हमने इक्विलिब्रियम लॉ के बारे में यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में सीखा, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात की जा रही है। अब इसकी 2 एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज होती हैं। एक नंबर आपके पास ये है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कि आइदर फॉरवर्ड है या रिवर्स, और दूसरा प्रिडिक्ट द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन अकर्स, कितना आपके पास रिएक्शन अकर होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, किस तरह से आपके पास रिएक्शन होगा। ये 2 चीज़ें मेन हम इस एप्लीकेशन से निकालते हैं। अब बात ये आती है कि हमें ये करना क्यों है। वजह उसकी ये है कि जब आप कोई इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं या किसी ने इंडस्ट्री अपनी बड़ी लगानी है या कोई भी आपका रिएक्शन देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके पास जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो कितना खर्च होगा। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट में ही सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आपके पास जो एक्चुअल रिएक्शन है उसके लिए आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। एक्चुअल जो आपका रिएक्शन होगा उसके लिए रिएक्टेंट आप ले ही नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज सारी इकट्ठी करते हैं, आप इन फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं और उससे पता चल जाता है कि आपके पास कितना रिएक्टेंट होना चाहिए तो इतना प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो कोई भी केमिकल इंजीनियर या केमिस्ट क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है डायरेक्शन या एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि वो कितना फास्ट हो सकता है, कितना स्लो हो सकता है। जब उसको ये नॉलेज होगी तभी वो ये काम कर सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं पहला कि प्रिडिक्ट कैसे करता है ये रिएक्शन। इसके 3 केसेस हमने समझने। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए केसी की वैल्यू कैसे आती है, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अब किसी भी आपके पास रिएक्शन की या किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन हो और आप केसी की वैल्यू उसकी निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल 3 केस आते हैं कि आपके पास पहला कि जो आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन केसी है, दूसरा लेस देन केसी और तीसरा इक्वल टू केसी है। अगर आपके पास ये वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ रही है या लेस देन केसी आ रही है या इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको आ रहा है, तो इसमें क्या आपके पास प्रेडिक्शन होगी, आपके पास क्या इसमें चीज़ें होंगी, वो अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनिशियली ग्रेटर देन केसी आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट आपके पास जो चीज़ ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल करेगी। यानी कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है, एक आपके पास रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल आपके पास रिएक्शन हो रहा है और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये दूसरी तरफ अपोज करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स डायरेक्शन होगी। अब एक बात याद रहे कि आपके जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं ये कोशिश करते हैं इस केसी की वैल्यू को अचीव करने की। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, एक वक्त के बाद आप अपने घर ही वापस आएंगे, तो इनको अपने केसी के बराबर वैल्यू करनी है। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी लेस करते हैं। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है, ज़ाहिर है यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, अगर आपके पास 5/2 वैल्यू होगी तो ज़ाहिर है आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का अगर रेशो ग्रेटर देन केसी आ रहा है तो इट मीन्स प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वो कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट्स के अंदर, अपनी क्वांटिटी लेस करेगा। इस तरीके से आपके पास जो रेशो है वो डिक्रीज होगा अप टू केसी। ये था आपका पहला केस। सेकंड केस के ऊपर बात करते हैं। सेकंड केस में अगर आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन केसी है तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब अगर मेरे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फिर वही कॉन्सेप्ट, आपके पास रिएक्टेंट्स जितने भी हैं ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, ये केसी की वैल्यू से छोटी है, इनको केसी तक आना है तो इन्हें ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, तो रिएक्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। तो जब ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में तो ज़ाहिर है ये आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉलो करेंगे, शिफ्ट टुवर्ड द राइट, और आपकी जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका रेशो अप टू केसी अचीव हो जाएगा। आपका रेशो बढ़ना शुरू होगा जब तक केसी की वैल्यू अचीव नहीं होती। और तीसरा केस आपके पास है कि अगर दोनों का रेशो बराबर हो, यानी कि आपके पास इनिशियली जो रेशो है वो बराबर हो केसी के, तो आपके पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है और कोई ज़रूरत नहीं है आपके रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जाने की, आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। अब इन तीनों केसेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि पहली एग्जांपल यहाँ पर आपसे कहा है कि अगर केसी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड इतने टेम्परेचर पे आपको केसी की ये वैल्यू देता है। अब अगर आपके पास 0.5 मोल्स हाइड्रोजन और 1.5 मोल्स आयोडीन हो
और 5 मोल्स आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड हो, तो प्रिडिक्ट करें कि डायरेक्शन क्या होगी। अब इक्विलिब्रियम के लिए आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है। एमसीक्यूज में भी आपके पास ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपको Kc की वैल्यू गिवन है यहाँ पे सवाल के अंदर, आपसे रिएक्शन का है कि आपका हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन आपके पास यहाँ पर Kc की बजाय K इनिशियल वैल्यू ऑफ Kc निकाल रहे हैं, तो ज़ाहिर ये सारी इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है, पुट करें, आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये आपका जो आंसर आया है ये बड़ा है इस वैल्यू से, यानी कि K इनिशियल इज ग्रेटर देन Kc। तो K इनिशियल का मतलब आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट के अंदर, तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बजाय प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रिएक्टेंट में, तो इट मीन्स डायरेक्शन रिवर्स है। तो अब यहाँ पर आपके पास इस सारी कैलकुलेशन से ये समझ आ गया कि आपके पास जो रिएक्शन होगा इट विल शिफ्ट टुवर्ड द रिवर्स डायरेक्शन, और जो आपकी कंसंट्रेशन है रेजेंट्स की वो आपके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास इसी एग्जांपल में कहा है कि आपका हाइड्रोजन आयोडाइड आपके ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और आयोडीन दे रहा है, आपके पास जो Kc की वैल्यू है वो ये है। अब अगर आपको एक वेसल के अंदर हाइड्रोजन इतने मोल्स दे दिया, आयोडीन इतने मोल्स दे दिया और हाइड्रोजन आयोडाइड के भी आपके मोल्स आ गए, अब प्रेडिक्ट करें कि डायरेक्शन क्या होगी। तो सेम वही प्रोसीजर, आपके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आप वैल्यू पुट करें, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है इट इज लेस देन दिस वैल्यू, ज़ाहिर है 0.0194 इज ग्रेटर देन 0.0106, तो ये Kc इज ग्रेटर देन K इनिशियल। तो K इनिशियल छोटा है, Kc बड़ा है, तो इट मीन्स रिएक्टेंट ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। इस वजह से जो आपका डायरेक्शन है इट विल मूव टुवर्ड राइट, यानी कि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, और जो आपके पास रेशो है कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ये आपके पास लेस आ रहा है। ये थी आपकी पहली एग्जांपल जिसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे थे डायरेक्शन को। अब दूसरी आपके पास एप्लीकेशन है जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि आपका क्या इन्फ्लुएंस होगा कंसंट्रेशन का या आपका Kc का, कि वो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से 3 केसेस हैं कि आपके पहला केस जिसके अंदर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, दूसरा केस जिसमें Kc की वैल्यू बहुत छोटी होगी, और तीसरा केस जिसके अंदर Kc मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी कि आपके पास इतना एक्सटेंट है, इस अमाउंट तक आपके पास Kc की वैल्यू जा सकती है, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो आपके पास जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये सारे फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे, रिवर्स में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इसको आप बीच में रोक नहीं सकते। एक दफ़ा रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो ये बीच में रुकना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड केस है। सेकंड केस में जब वैल्यू बहुत छोटी है 10 की पावर -13 जैसे कि ये, तो ये इंतहाई ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, आपके पास नेग्लिजिबल स्पीड में ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, और ये जो रिएक्शन है ये आपके पास स्टेबल रिएक्शन होता है। आप इसमें अगर चाहें तो बीच में रोक भी सकते हैं, आप इसके अंदर लाजमी नहीं है कि इसको जल्दी से कवर अप करवाएं, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल जो आपको गिवन है हाइड्रोजन फ्लोराइड की एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि HCl वगैरह वगैरह, ये सारे आपके स्टेबल रिएक्शन नहीं करते, ये फौरन से रिएक्ट करते हैं और इनके Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ये, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स हाइड्रोजन फ्लोराइड स्टेबल होता है। तीसरा आपके पास केस है जिसमें आपके पास Kc मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो आपके पास दोनों रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं और एक खास वक्त के बाद आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनिया के लिए आपको एक एग्जांपल गिवन है जिसमें वैल्यू इनकी Kc की 10 है, जो कि आपके पास मॉडरेट है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, आपके पास स्टेबल रिएक्शंस है और दोनों तरफ डायरेक्शन इनकी मौजूद है। अब ये तो आपके पास सारा टॉपिक था कि आपके पास प्रिडिक्ट करने के लिए यानी एप्लीकेशन क्या है आपके लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब बात कर रहे हैं फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको ली चैटलियर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी वो क्या क्या आपके पास वजूहात होंगी, वो क्या फैक्टर्स होंगे जो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ली चैटलियर एक साहब थे जिन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया था। उन्होंने कहा था कि आपके पास कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब चेंज करने की वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है आपके रिएक्शन की। तो इन्होंने अपने प्रिंसिपल में कहा था कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रेन या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, यानी कुछ भी आप उसके अंदर चेंज करेंगे, तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन कुछ भी आप चेंज करें, स्ट्रेस का मतलब प्रेशर अप्लाई करें किसी भी डायरेक्शन में, या तो रिएक्टेंट्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप अपने सिस्टम में जब ये काम कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम में था, अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करेगा बिकॉज वो जो कंस्ट्रेंट हो, जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया था उसको ओवरकम करने के लिए।
अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं, हालांकि जगह 3 लोगों की थी। अब आप फंस के बैठे हैं, बीच रास्ते में कोई एक बंदा उतर गया, अब आपके पास जगह आ गई। आप क्या करेंगे, अपने आप की पोजीशन को चेंज करेंगे। आप उसी पोजीशन में नहीं बैठे रहेंगे जिस पोजीशन में 4 लोग बैठे थे। जैसे ही कोई कंस्ट्रेंट निकला, अब आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के अगर 2 लोग और आपके साथ बैठ गए, अब जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी 4 लोगों की, अब वो भी आपकी खराब हो गई। अब आपको 5 लोगों के लिहाज से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपने आप को एडजस्ट करता है, ताकि जो चेंज आपका आया है उस कंस्ट्रेंट की वजह से वो मिनिमाइज हो। अब अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर, कोई भी आपके पास इस तरीके का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो आपका इक्विलिब्रियम या तो राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ताकि रिस्टोर कर दे जो बैलेंस था इक्विलिब्रियम में। अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, आपके इक्विलिब्रियम में क्या चेंज लेके आ रहा होगा। अब ये जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी हैं सारी आपके स्टेबल की फॉर्म में है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप अगर इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है, इसके अंदर चेंज कर रहे हैं अपनी कंसंट्रेशन को, तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे या प्रोडक्ट्स की। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा ये रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। तो जब ये राइट की तरफ जाएगा तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट आपने बढ़ा दिए रिएक्टेंट के बजाय, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इसी तरीके से आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो बात हो गई आपके जब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन करेंगे। अब अगर हम चेंज ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, जैसे कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया जाता है। जितने भी रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं या हीट इवॉल्व करते हैं। अब अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं, तो इनके अंदर से हीट इवॉल्व होती है, अपने अंदर से हीट निकालेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन आप इनकी अगर हीट निकलने ही नहीं देंगे, आप इन्हें मजीद टेम्परेचर देते रहेंगे, तो ये कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे और कोशिश करेंगे ये रिएक्टेंट में ही रहें। तो अगर इस तरह का आप काम करेंगे तो उल्टा प्रोडक्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे रिएक्टेंट्स के अंदर। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इनको चाहिए ही टेम्परेचर होता है। अगर आप इनको टेम्परेचर देंगे तो ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और अगर टेम्परेचर नहीं देंगे, इनको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं देंगे, तो ये कभी आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके नहीं देंगे, उल्टा ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 2 किस्म के काम देख रहे हैं, एक इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बात करते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, इनको अपने अंदर से टेम्परेचर निकालना है, हीट निकालनी है, आप इनको हीट दे रहे हैं और इनके अंदर से टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो निकलने के लिए इनको जगह ही नहीं दे रहे, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर से हीट नहीं निकाल पाएंगे। और जब हीट नहीं निकाल पाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट उल्टा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, डायरेक्शन आपके पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना टेम्परेचर कम कर दें, इनके अंदर से इनकी हीट निकलना, आप इनको सलाहियत दें, इनको जगह देंगे, अपने अंदर से हीट निकालना शुरू करें, तो क्या होगा, जैसे ही अपने अंदर से हीट निकालेंगे तो आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट, और जो आपका इक्विलिब्रियम इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझें कि आपके पास टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज़्यादा आप दे रहे हैं और वो खुद भी टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो अपने अंदर से टेम्परेचर वो निकाल नहीं पाएंगे और आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड के बजाय रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और यही काम जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो उन्हें टेम्परेचर कम ही चाहिए ताकि अपने अंदर से वो टेम्परेचर हीट निकाल सकें, तो आपके पास जो डायरेक्शन है इक्विलिब्रियम की वो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप आप देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए, दे वांट टू एब्जॉर्ब द हीट, तो जब आप उनको हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तभी वो कन्वर्ट होंगे फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो इट विल शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट। लेकिन अगर आप टेम्परेचर उसमें कम कर दें, इटसेल्फ उन्हें टेम्परेचर चाहिए, वो पहले से ही अपने अंदर से हीट नहीं निकाल पा रहे, आप और उनको ठंडा कर दें और उनकी हीट निकाल दें, तो क्या होगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे रिएक्टेंट में, और आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये सारी बातें थी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब तीसरे पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा।
अब प्रेशर आपको पता है वॉल्यूम के साथ रिलेट किया जाता है, और प्रेशर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं गैसेस के लिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल हैं, लेकिन गैसेस जितनी भी हैं वो कंप्रेसिबल हैं, प्रेशर का इफेक्ट इन पे होता है। अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम को रिलेट करेंगे तभी प्रेशर की आप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर समझेंगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि प्रेशर और आपके पास इक्विलिब्रियम किस तरह रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी टेबल पे उसी तरीके से स्टडी करते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन, आपके पास अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं रिएक्टेंट से, तो उनके कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट इटसेल्फ ज़्यादा है, उन्हें रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ ज़्यादा है, उन्हें रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है, तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे जैसे ही आप हल्का सा प्रेशर बढ़ा देंगे। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और आपके पास यहाँ पर इस तरीके से वॉल्यूम अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा है और रिएक्टेंट का कम है तो प्रेशर आपका इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम लेफ्ट पर जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वही मिसाल कि आपके पास जगह पहले तंग थी, गाड़ी में बैठे थे, जैसे ही एक बंदा बाहर निकला जगह मिल गई, आपने प्रेशर डिक्रीज किया, अब क्या होगा, आप फैलना शुरू हो जाएंगे। आपके प्रेशर डिक्रीज करने से आपका इटसेल्फ जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, आपको और प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स के अंदर। ये थी आपकी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, तो प्रोडक्ट क्योंकि आपके पास कम क्वांटिटी में, रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, इटसेल्फ ये इनिशियली अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट में। जैसे ही आप टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपके पोजीशन टुवर्ड्स राइट होगी, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। लेकिन वही मिसाल, अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो जगह इनको मिल गई, ये फैलना शुरू होंगे, तो आपके पास बजाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रिएक्टेंट में प्रोडक्ट कन्वर्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट से, आपके पास शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब आपके पास डिक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट इटसेल्फ जगह मिल गई रिएक्टेंट को, तो वो रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तीसरी आपके पास टाइप आती है कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो, तो जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा देयर विल बी नो अफेक्ट इन द ओवरऑल रिएक्शन, इन द ओवरऑल सिस्टम। चौथा भी यहाँ पर एक कैटेगरी है, चौथा भी इफेक्ट यहाँ पर है कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। ये आपके पास सिर्फ इक्विलिब्रियम को अचीव करने में जल्दी या देर से हेल्प आउट करता है। ये क्या करता है, बेसिकली आपके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, और आपके पास कैटलिस्ट की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कैटलिस्ट के ऊपर इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ पर इतना समझना है कि कैटलिस्ट जो हैं वो आपके रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उसका रेट कम या ज़्यादा कर देते हैं, या आपके रिएक्शन को जल्दी या स्लोली होने में हेल्प आउट करते हैं। तो बस ये आपके फैक्टर्स से कुछ जो अफेक्ट कर रहे थे। ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पर आपने सीखा। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन आपने समझनी है कि इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। तो जिस तरह मैंने पीछे बात की कि आपका कोई भी आपका मैन्युफैक्चरर है या केमिस्ट है, केमिकल इंजीनियर कोई भी है, ये क्या करता है, इसको अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, इंडस्ट्री बनानी है, फैक्ट्री बनानी है। ये वहाँ पर रिएक्शंस करना चाहता है लार्ज स्केल पे, तो इसको अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं और चेक करते हैं कि कितने टाइम पे आपका काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 एग्जांपल्स, एक मैं करवाऊंगा, एक आपने अपने होमवर्क के तौर पे समझनी है खुद। आपके पास यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं। एक आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर-बॉश प्रोसेस, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो मैं हैबर-बॉश प्रोसेस पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास ये जो 3 आपने फैक्टर्स पढ़े, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हैबर-बॉश प्रोसेस, आपके पास रिएक्शन आपने पहले भी ये देखा है पीछे, आपका अमोनिया बन रहा है, उसके डेल्टा एच यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, और आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपको बताना है कि आपके पास फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे होंगे। तो पीछे जो अभी हमने सीखा, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पे ऊपर बात करते हैं। तो अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, आपके पास इनिशियल रिएक्टेंट के वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। तो जैसे ही आप अपने किसी भी एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। अब फर्ज करते हैं आपने नाइट्रोजन को मजीद ऐड करवाया, आपके इक्विलिब्रियम मौजूद थी, फिर भी आपने नाइट्रोजन को ऐड करवाया,
तो आपके नाइट्रोजन ऐड होने की वजह से जो डायरेक्शन है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और आपके जो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है इट विल रिड्यूस, और इसी वजह से साथ साथ आपको अमोनिया भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके थ्योरेटिकल था। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिसेस में आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता आपके एक्सेस नाइट्रोजन या हाइड्रोजन डालने से। आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल रेशो रखना पड़ता है 1:3 का। अगर इसको नहीं मेंटेन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल ऐसा हो सकता था। अब अगर बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रियल लेवल और किताबों की तो थ्योरेटिकल लेवल दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में ऐसा नहीं जो किताब में लिखा है वही इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहा हो, दोनों में एक्चुअल प्रैक्टिसेस में फ़र्क है। तो बहरहाल अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि आपसे कहा कि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर आपको कम करना है ताकि आपके इटसेल्फ जो रिएक्टेंट है ये अपने अंदर से टेम्परेचर निकाल सकें, रिएक्ट कर सकें। तो ये जो आपके पास रिएक्शन होना चाहिए ये होना चाहिए लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर फेवर करता है आपका अमोनिया, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात, आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने के लिए तो लो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन करनी है इन अमोनिया, आपको जो है प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम हम रखते हैं। आपके पास ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी अगर आप हाई टेम्परेचर रखेंगे, लेकिन हमें हाई टेम्परेचर देना है, वरना आपकी नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब ये कि वो रिएक्शन नहीं करती एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि हमें हाई यील्ड ऑफ अमोनिया मिल जाए एट हायर रेट। अब क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो हम एक कैटलिस्ट को भी यहाँ पर रखते हैं ताकि आपके पास यहाँ पर हमें रेट ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा मिले, हमारे पास अमोनिया ज़्यादा बने और टेम्परेचर ज़्यादा करने से कोई इफेक्ट ना हो। कैटलिस्ट का काम है सिर्फ रिएक्शन में हेल्प आउट करना, तो यहाँ पर हम आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और तीसरा आपके पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने भी पढ़ा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो और आपके रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो रिएक्टेंट शिफ्ट करेंगे इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने। तो यहाँ पर आप अगर गौर करें तो आपके पास जो अमोनिया है इसका वॉल्यूम कम है और जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पर अगर गौर करें तो 4 पार्ट्स आपके रिएक्टेंट के और 2 पार्ट्स वॉल्यूम आपके प्रोडक्ट के। तो आपका रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, इस वजह से आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका इक्विलिब्रियम फोर्स होगा टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपके ली-चैटलियर की बात सही हो जाती है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, 400 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स रखते हैं। प्रेशर बहुत हाई होता है ये। इससे क्या होता है, आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है ये ज़्यादा होती है और आपको अमोनिया ज़्यादा वॉल्यूम में मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमने बात की आपके पास हैबर-बॉश प्रोसेस की। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये आपने पढ़ना है, इसमें मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आपका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये ज़्यादातर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये आपके पास होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। अब ये जो रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अब इसमें जितनी भी बातें हैं आपने डिटेल में खुद पढ़नी है। इसके अंदर सारी कंडीशंस वही हैं जो अमोनिया की फॉर्मेशन में थी। यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपके पास जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट होगी अगर आप कोई भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। दूसरा टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है तो इनको टेम्परेचर कम देना चाहिए। तो कम टेम्परेचर जितना होगा उतना ज़्यादा फेवर करेगा आपके पास यहाँ पर रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर भी हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, हमारे पास हाई यील्ड मिलती है जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अब क्योंकि इनको प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर ज़्यादातर अमूमन 1 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पे ही काम हो जाता है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रखते वेसल के अंदर, नॉर्मली इस प्रेशर पे हमारा काम हो जाता है। तो ये सारे आपके पास थे एप्लीकेशन ऑफ ली-चैटलियर प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जितना भी हमने रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़नी थी, रिएक्शन के बारे में पढ़ना था, ये सब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा एक्चुअल काम है इस चैप्टर में सेकंड पार्ट का, वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अब होता क्या है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आपको यहाँ से नाम से वाज़ेह है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ में कितना सॉल्युबल है। तो अगर हम एक मिसाल लेते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पता होने चाहिए और इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट डालते हैं
और दोनों अगर आपके पास एब्जॉर्ब हो गए, मिक्स हो गए, प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो उसे आप सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड, तीसरा सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आप अपना सॉल्यूट डालते हैं और सॉल्वेंट में वो सारा का सारा डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी भी उस सॉल्यूशन के अंदर जगह होती है कि आप मजीद सॉल्यूट डाल सकते हैं। दूसरा आपके पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन आप कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर आपका सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो चुका है। अब इससे 1 ग्राम ज़्यादा या 1 मिलीग्राम भी ज़्यादा आप डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। और तीसरी टाइप आपके पास होती है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आप उसके अंदर अपना कोई भी सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को जो टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिसॉल्व कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जब आपका ठंडा होता है तो वो वापस अपने अंदर से सॉल्यूट निकाल देता है। तो आपका जो सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन दोनों में कोई खास फर्क इतना नहीं होता, बस ये है कि जब टेम्परेचर कम होगा वापस ये सुपर सैचुरेटेड से सैचुरेटेड सोल्यूशन पे आएगा, तो आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डिसॉल्व होगी एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ बात करते हैं आपके सैचुरेटेड सोल्यूशन की। सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट है ये बहुत थोड़ा स्पेरिंगली या स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ज़्यादा ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप अपने सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट को डालेंगे तो वो अनडिसॉल्व नीचे बैठ जाएगा, कुछ अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ अमाउंट अनडिसॉल्व होगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम अचीव होगी और आपके पास जो आयंस डिसॉल्व हो गए थे, ज़ाहिर है वाटर अगर बात करें तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो जो आयंस आपके डिसॉल्व हो गए थे वाटर के अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, वो आयंस आपके पास ब्रेक हो गए, कंबाइन होके वापस आपको सॉल्यूट बना के देंगे। एक इक्विलिब्रियम आपके पास अचीव होगा कि इस गिलास के अंदर आपके पास यहाँ पर वो आयंस मौजूद हैं और ये आपस में मिल के नीचे मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल अनडिसॉल्व भी है और सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग मौजूद है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन जनरेट हुआ कि आपका सिल्वर क्लोराइड जो अनडिसॉल्व है ये डिसॉल्व होगा तो आपके पास सिल्वर और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होगा। और आपके पास अगर एक इक्विलिब्रियम लॉ यानी कि आप यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो आपके पास Kc इसके बराबर होगा। लेकिन आपने पीछे भी पढ़ा है कि आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन हो यानी कि लिक्विड या आपके सॉलिड, इनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अनचेंज होती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको मैं KSP कह रहा हूँ। KSP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल आपके प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट के मल्टीपल आप कर लें उनके आयनिक कंसंट्रेशन हो तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल जाता है। ये सिंपली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस और ये आपके पास वेरी कर सकते हैं टेम्परेचर में, क्योंकि मैंने कहा टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक और आपसे कहा है कि अगर कैल्शियम फ्लोराइड लें तो कैल्शियम और फ्लोरीन अलग अलग होगा। जो आपके पास अमाउंट है यानी कि एटम्स के नंबर हैं, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे वो पावर में यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। और इनकी जो यूनिट होती है वो कंसंट्रेशन की होती है, डिपेंड करता है इनकी यूनिट्स आपके पास। जैसे कि अगर इसकी यूनिट में लूँ तो ये डिफरेंट होगी और इसकी यूनिट लूँ तो ये डिफरेंट होगी। वजह उसकी है कि यहाँ पर यूनिट के ऊपर स्क्वायर भी लगा है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पावर सबकी 1 है। तो अब ये सब स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की आपके पास कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी आपके पास द एबिलिटी टू डिसॉल्व आयन इन अ सोल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी जर्नली आपको ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में आपको गिवन होती हैं। ये आपकी फिजिकल यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन की। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये है, ये आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गिवन होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास आपके पास इतना होता है, ये आप निकाल भी सकते हैं खुद। जब आप इसको मोलैरिटी यहाँ पर निकालेंगे तो मोलैरिटी क्या है? ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और जो आपका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अपॉन जो आपका मॉलिक्यूलर मास है ये बताता है मोलैरिटी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास मोल्स की टर्म में, ग्राम्स के बजाय मोल्स की टर्म में आपको मोलैरिटी मिल गई, कंसंट्रेशन मिल गई। तो कंसंट्रेशन आपके पास जो यहाँ पर आई है यानी ये जो आपके पास मोलैरिटी आई है ये सेम होगी फॉर सिल्वर एंड ऑल्सो फॉर क्लोरीन। तो जो आपके पास प्रोडक्ट से चीज़ निकलती है, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्ट था HeCl, इससे मुझे ये 2 चीज़ें मिल गई, आयंस मिल गए। तो अब मेरे पास एज अ रिएक्टेंट ये काम कर रहा है और ये 2 प्रोडक्ट्स हैं अगर, तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी, वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी।
तो यहाँ से ये चीज़ मुझे समझ आती है कि आपके पास जो सिल्वर है उसकी और क्लोरीन दोनों की कंसंट्रेशन वही है जो यहाँ पर ओवरऑल आपके पेरेंट एटम की थी, पेरेंट मॉलिक्यूल की थी। अब टॉपिक आपका जो है वो है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी इक्वल टू दिस, ये उसका फॉर्मूला है। जब आप वैल्यूज ये दोनों पुट करेंगे तो आपके पास इसके बराबर वैल्यू आएगी। आप इसके जो एक्सपोनेंट है उसको आगे पीछे करें, आपके पास यहाँ पर 9.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर -11 आपको मिल गया। अब बात करते हैं यूनिट पे। तो यूनिट आपकी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। दोनों की यूनिट आपकी सेम है, आप मल्टीप्लाई करें मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर -6। अब कुछ यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स गिवन है कुछ सॉल्ट्स के इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास हर सॉल्ट की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। अब यहाँ गौर करें, इसकी यूनिट चेंज है, इसकी यूनिट चेंज है। तो यहाँ पर यह वाजे होता है कि आपके पास यूनिट इनकी कांस्टेंट नहीं होती, यूनिट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन हो तो उससे सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको यहाँ लेड आयोडाइड गिवन है, अनडिजॉल्व्ड और डिजॉल्व्ड उसके आयंस यहाँ मौजूद हैं। तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या होगा, लेड की कंसंट्रेशन इंटू आयोडीन की कंसंट्रेशन। क्योंकि 2 मोल्स हैं तो पावर यहाँ पर 2 आएगी। ये KSP की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके यूनिट्स आप खुद लिखेंगे। वैसे तो गिवन है, अगर नहीं गिवन हो तो आपको खुद भी समझ आ जाना चाहिए। अब फर्ज करते हैं कि आपके पास x मोल्स इसमें से कन्वर्ट हो रहे हैं लेड आयोडाइड से। तो आपके पास x मोल्स आपकी कंसंट्रेशन होगी लेड की और 2x कंसंट्रेशन होगी आपके पास आयोडीन की। जब आप इनको पुट करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने पर 4x³ इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -9। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्यूब रूट ले लें या आप पावर 1/3 ले लें इस 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -9 होल डिवाइड बाय 4 की। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 0.63 एक्सपोनेंट -3 आंसर आ रहा है। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई लेड आयोडाइड डिसॉल्व की। क्योंकि ये टर्म आपको मोल पर DM³ में गिवन है, आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी चाहिए। सॉल्युबिलिटी की हमने फिजिकल यूनिट देखी, ग्राम्स पर DM³ होती हैं। तो यहाँ पर हमें मोल्स को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मास का फॉर्मूला होगा मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब आपके पास मोल्स तो हैं, यानी कि मोल्स पर लीटर तो है आपके पास, लेकिन मॉलिक्यूलर मास आप इसका याद रख लें या निकाल लें। तो ये जब गिवन होगा आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, मोल्स आपके पास 0.63 10 की पावर -3 थे, मल्टीप्लाई कर लें आपके पास 0.29 ग्राम्स आंसर आ गया, मास इन ग्राम्स। तो आपके पास टोटल सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड कितनी है, 0.29 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब या पर लीटर। ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या हैं, अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास डिटरमाइन करता है कि जो प्रेसिपिटेशन आपके पास हो रही है वो प्रेसिपिटेट किस तरीके से फॉर्म होंगे सोल्यूशन के अंदर, जो भी आयनिक कंसंट्रेशंस वहां पर होंगी। और ये जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इन दोनों के दरमियान, जो आपके डिसॉल्व्ड आयंस और अनडिसॉल्व्ड सॉलिड फेज सॉल्यूट होता है। जब भी आप किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें ये डिटरमाइन करता है कि आपके पास कंडीशंस क्या हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें वही जो पीछे हमने डिस्कस की कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो जो आयनिक कंसंट्रेशन है आपके पास अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल है तो इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर आपके पास आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड नहीं है, इसके अंदर मजीद और सॉल्यूट आप डाल सकते हैं। और तीसरा, अगर आयनिक कंसंट्रेशन आपके पास लार्जर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसके अंदर ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मौजूद है। तो जब भी आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मौजूद होगा तो वो आपके पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा जितना भी एक्सेस होगा, ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशन को वो अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट सोल्यूशन गिवन है, इसकी ये अमाउंट है। तो आप क्या करेंगे, KSP निकालेंगे। अब अगर आपके पास ये आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन दिस वैल्यू होगा तो इसका मतलब आपके पास जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो इससे बड़ी होने पर समझ ये आता है कि आपके पास जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर एक्सेस अमाउंट मौजूद है, यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। वो अपने अंदर से आपके आयंस प्रेसिपिटेट आउट करेगा सॉलिड फॉर्म बना के, ताकि आपकी ये जो वैल्यू है इसको अचीव करे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए। और अगर इसका आयनिक प्रोडक्ट इसके बराबर नहीं है या इससे लेस है तो इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, नॉट सैचुरेटेड, और आपके पास मोर सॉल्यूट्स उसके अंदर यानी कि आयंस और उसमें डाल सकते हैं, सॉल्यूट और उसमें डाल सकते हैं, ताकि आपके पास जो फाइनल वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाए। अब एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
आपको यहाँ पर लेड क्रोमेट गिवन है, आपसे पूछा है कि शुड लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब जिसकी मोलैरिटी इतनी है लेड नाइट्रेट और 300 सेंटीमीटर क्यूब जिसकी मोलैरिटी इतनी है ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड क्रोमेट बता दिया, उसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो आप लेड क्रोमेट को बताएंगे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, तो अनडिसॉल्व और डिसॉल्व में आयंस अलग अलग हो जाएंगे। अब सवाल में आपको आयनिक कंसंट्रेशंस नहीं गिवन, लेकिन आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट गिवन है। तो इनकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है, आप क्या करेंगे, लेड का वॉल्यूम 100 था और जहां से आपको क्रोमेट मिल रहा था उसका वॉल्यूम 300 था, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 400। तो इसका मतलब ये कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेड नाइट्रेट डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मोलैरिटी से, तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ लेड मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम वही फॉर्मूला आपके पास 300 सेंटीमीटर क्यूब पोटेशियम क्रोमेट है, टोटल आप वॉल्यूम से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दें उसकी मोलैरिटी से जो आपको पोटेशियम क्रोमेट की गिवन है, आपके पास यहाँ पर क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जब इनका प्रोडक्ट लेंगे आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा। तो 7.03 एक्सपोनेंट -13 ये आपके पास बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो 1.8 एक्सपोनेंट -14, जितना माइनस बढ़ता जाएगा आपके पास पावर, उसका मतलब ये कि उतनी छोटी वैल्यू है। तो क्योंकि ये आपके पास वैल्यू बड़ी आ रही है, इट इज़ ग्रेटर देन KSP, तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो सोल्यूशन ये सुपर सैचुरेटेड है, इसके अंदर से प्रेसिपिटेशन होगी ताकि सोल्यूशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। और अगर इसका उलट होता, कोई वैल्यू आपके पास छोटी होती, KSP जो आपको गिवन है वो बड़ी वैल्यू होती, तो इट मीन्स कि आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, आपके पास उसके अंदर और सॉल्यूट आ सकता है। तो ये आपका टॉपिक था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कैसे आप चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का आपके पास ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास नाम से वाज़ेह है कि कोई एक आयन ऐसा कॉमन होगा जिसकी वजह से आपके सोल्यूशन में कोई ना कोई इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, उस इफेक्ट को यहाँ पर आपने स्टडी करना है, जिसमें आप कॉमन आयन इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास जिस तरीके से सिल्वर क्लोराइड था, उसके आपने आयन्स इस तरह से ब्रेक कर दिए। अब ये जो आपके आयन्स हैं ये एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में ये सारा आपने पढ़ा था। अब आपने कॉमन आयन इफेक्ट में भी इसी की एग्जांपल देखनी है। कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। अब आपके पास जो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की डिक्रीज हो रही है ना सोल्यूशन, दैट ऑलरेडी कंटेन अ कॉमन आयन। फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है जिसके अंदर NaCl मौजूद है, अब उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक और सॉल्यूट डाला जाता है, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि दोनों के पास एक आयन कॉमन है, तो आप दूसरे को ऐड करते हैं। इस वजह से आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है किसी भी सोल्यूशन में, आपके पास कॉमन आयन की वजह से। ये इफेक्ट कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। इसको डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। आपके पास Kc है, आपको पता है किस तरीके से आया है, इसी तरीके से KSP का फॉर्मूला क्या है, ये सब हम पीछे डिस्कस करके आए हैं यहाँ पर। अभी जो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, ये बराबर होना चाहिए, ये आपके पास आयनिक कंसंट्रेशन जितनी भी आपके पास सॉल्यूट की होगी उसके बराबर होता है। तो सिंपल KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल दी है, तो उसका KSP ये मौजूद है। और पीछे जो हमने पढ़ा कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बड़ी होगी KSP के, तो इसका मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर जो आयन्स हैं ये प्रेसिपिटेट आउट होंगे ताकि आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर सकें। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंसंट्रेशन बड़ी है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है उसकी कंसंट्रेशन बड़ी करने के लिए मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करना पड़ेगा, और ये एक्सीड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉमन आयन डालूंगा। ये किस तरीके से होता है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द आयन्स, जो कि आप अपने कॉमन आयन को ऐड करवा के लेके आते हैं, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये बढ़ जाता है। अब सिल्वर क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती है, सिल्वर क्लोराइड इसी तरीके से ऑरम क्लोराइड, ये सिल्वर ये गोल्ड ये दोनों कीमती होते हैं, आपको सिल्वर चाहिए। आप क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं एक बर्तन के अंदर, उसके अंदर आप NaCl डाल देते हैं। अभी जो आपने NaCl डाला, नॉर्मल सॉल्ट है, इंतहाई सस्ता है, क्योंकि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका था सिल्वर क्लोराइड का, आपने इसमें से सिल्वर निकालना था, सिल्वर को प्रेसिपिटेट आउट करना था। आप एक कॉमन आयन डालते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन, अब इन द फॉर्म ऑफ NaCl या इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, किसी भी फॉर्म में आप डालें, जब आप इसके अंदर डाल देंगे तो आपके पास जो KSP की वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू आएगी इनके आयनिक प्रोडक्ट की, आयनिक कंसंट्रेशन की। तो होगा क्या, आपका सिल्वर जो है वो बाहर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और इस तरीके से आप सिल्वर को बाहर कलेक्ट कर लेंगे।
ये प्रोसेस इसलिए करवाया जाता है ताकि आपके पास आयनाइजेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो जाए और आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन सिल्वर बाहर मिल जाए। अगर आपको सिल्वर बाहर नहीं मिलेगा तो आपका वो जो सिल्वर है वो सोल्यूशन की फॉर्म में ज़ाया हो गया। अब आप उससे कोई भी आइटम नहीं बना सकते, तो आपको या तो इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आप सिल्वर को इकट्ठा करें, वरना दूसरा मेथड आपके पास एक ये था। तो ये जो आप अपना आयन भेज रहे हैं, कॉमन आयन भेज रहे हैं, तो इस अफेक्ट को आप कहते हैं कॉमन आयन अफेक्ट। अब चाहे आप इसमें क्लोरीन को आप डालें या सिल्वर को डालें, जो भी आपके पास कॉमन आयन होगा उसकी वजह से आपके पास प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल एक और आपको गिवन है कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में जो कॉमन आयन है वो क्लोरीन है। इससे क्या होगा, आपके पास प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब कंसंट्रेशन बढ़ती है सैचुरेटेड सोल्यूशन से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, तो इसका मतलब आपके पास एक कॉमन आयन अफेक्ट हुआ जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बाहर आ गई। अब ये जो कॉमन आयन अफेक्ट है ये आपके पास क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में बहुत यूजफुल है। इसकी एप्लीकेशन आपके पास क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में मौजूद है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है कि कैटायंस ऑफ 2 and 4 ग्रुप्स आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड्स, यानी कि आपके पास ये सल्फाइड्स की फॉर्म में आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन अंडर डिफरेंट कंडीशन ये आपके पास डिफरेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रखते हैं इस वजह से। और आपके पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 4 ग्रुप है, यानी कि 4A ग्रुप या 4B ग्रुप, जो भी आपके 4 ग्रुप है, इसके अंदर जो सल्फाइड्स हैं ये हायर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रखते हैं देन ग्रुप 2 सल्फाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप 2 आपके पास जो है ग्रुप 4, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखें तो आपके पास ग्रुप 2 के पावर -28, -29, -45, एज कम्पेयर टू आप ग्रुप 4 देखें -16, -23, -24, आपके पास इनकी जो वैल्यू है इट इज लेस देन ग्रुप 4A एलिमेंट्स। तो 4A या 4 ग्रुप के आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है। अब क्योंकि जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो आपके पास प्रेसिपिटेशन आसान हो जाती है, लेकिन जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है तो प्रेसिपिटेशन मुश्किल होती है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर ग्रुप 2 के सल्फाइड्स को प्रेसिपिटेट करना है तो मैं क्या करूँगा, H2S को पास करवा दूंगा जो ओरिजिनल सोल्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब H2S को पास करवाने का मकसद ये है कि कॉमन आयन सल्फाइड दोनों के पास है, और क्योंकि मेरे पास HCl पास करवाने का मकसद ये है कि हाइड्रोजन दोनों के पास कॉमन है, तो मैं एक कॉमन आयन अफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास H2S ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन और सल्फर में अलग अलग। HCl क्या करेगा, जो H आयन कॉमन है इसको शिफ्ट कर देगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करवा देगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो आपने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने HCl को इस्तेमाल करूँ ताकि जो H आयन है ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाए, और फिर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद आपके पास H2S की कंसंट्रेशन बढ़े, आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियर प्रिंसिपल। अब अगर दूसरी टर्म में बात करें तो HCl आपके पास जो कि आपकी आयनाइजेशन स्टॉप करवा रहा है H2S की, क्योंकि आपको H2S को आयनाइज नहीं करवाना, हाइड्रोजन और सल्फर को अलग अलग नहीं करवाना, आप क्या कर रहे हैं HCl को ऐड करवाना ताकि आपके पास आयनाइजेशन खत्म हो और आपके पास जो H2S है वो आपको मिलना शुरू हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो बेसिकली जब आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट डाल रहे हैं, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस कम हो जाएगी, और जब ये कम होगी तो आपके पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और इससे आपको फायदा क्या होगा, आपके पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ग्रुप 2 सल्फाइड्स का, ये आपका एक्सीड हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, और इस वजह से आपके पास जो 2 ग्रुप के कैटायंस हैं ये प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएंगे आपके सॉल्यूशंस में से। इसी तरीके से ग्रुप 4 के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हायर होता है, ये आपके पास प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं बाय H2S इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आपके पास OH आयन निकालता है और कंबाइन करता है H2S के हाइड्रोजन से टू फॉर्म वाटर, और जब आपके पास ये वाटर फॉर्म करेगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, क्योंकि आपने रिमूव कर दिया तो इस वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट। ज़ाहिर है आप हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हैं, जितनी कंसंट्रेशन यहाँ कम करेंगे यहाँ से उतने हाइड्रोजन आपको मिलते रहेंगे। ज़ाहिर है यहाँ पर आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन कम कर दें तो रिएक्टेंट साइड से आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू होते हैं और इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। और क्योंकि इस वजह से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, वो वाटर फॉर्म किए जा रहा है, तो आपकी सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज इंक्रीजिंग, और ये आपके पास एक्सीड कर जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आपके एक्चुअल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इन आयंस का ऑफ ग्रुप 4। तो जब आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सीड करता है तो एक्सीड करने पर प्रेसिपिटेशन हो जाती है,
आपने भी पढ़ा है कि आपके पास KSP से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी आयनिक कंसंट्रेशन की तो प्रेसिपिटेशन शुरू होगी, तो आपके पास प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है ऑफ दीज सल्फाइड आयंस। और इसी तरीके से ग्रुप 3 के लिए बात की गई है। ग्रुप 3 के कैटायंस आपके पास रिएक्ट करते हैं आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो प्रेसिपिटेट आउट होके मिल जाते हैं, यानी कि आपके ग्रुप 3 कैटायंस प्रेसिपिटेट होते हैं जब आप हाइड्रोक्साइड्स ऐड करवाते हैं फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड होता है, क्योंकि अमोनिया एक कॉमन आयन के यहाँ पर बिहेव कर रहा है, तो ये अमोनिया आपके पास आयनाइज करने में मदद करता है, सप्रेस कर देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आयनाइज होगा अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में, क्योंकि आपने अमोनियम क्लोराइड ऐड करवाया तो दोनों का आयन कॉमन हो गया। अब जब आप ऐड करवा रहे हैं तो अमोनियम की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, जब आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपको पता है प्रोडक्ट से ये रिएक्टेंट की तरफ डायरेक्शन मूव कर देगा, तो आपके पास इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन और आपके पास जो OH आयन की कंसंट्रेशन है ये डिक्रीज होगी। तो इस सारी कंडीशंस को देखते हुए आपके पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ये आपके पास एक्सीड हो जाएगा जो आपकी KSP की ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जब आपके पास आयनिक कंसंट्रेशन एक्सीड होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास सिंपल सा तरीका होता है जिसको आप कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें आप क्या करते हैं, एक कॉमन आयन डाल देते हैं और इस कॉमन आयन को डालने से क्या होता है आपके पास इंक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होती है। आपको सिंपल सिल्वर चाहिए था, आपने सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर निकालना था, आप क्या करें, सोडियम क्लोराइड डाल दें। अभी जो क्लोरीन सिल्वर के साथ अटैच है ये सोडियम के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा और सिल्वर आपको बाहर मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर क्लोराइड भी और सिल्वर आयन भी, ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली हमें कैटायन बाहर चाहिए तो हम कैटायन को बाहर निकाल सकते हैं। और जो आपका कॉमन आयन इफेक्ट है ये सिंपली चेंज करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट को किसी भी रिएक्शन के आपके फ्रॉम अ लेस टू अ मोर फेवरेबल पोजीशन, जहां पर आपके पास फेवरेबल कंडीशन होती है वहां पर शिफ्ट कर देता है। तो ये आपका सारा टॉपिक था कॉमन आयन इफेक्ट का। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर काफी डिटेल में डिस्कशन की है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। एक दफ़ा समझने से आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको घर पे इस पूरी किताब को दोबारा से 2-3 दफ़ा रीड करना पड़ेगा, इस चैप्टर को कंप्लीट रीड करना पड़ेगा ताकि आपको ये जो मैंने बातें आपको समझाई ये दोबारा अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा से अटेंड करें। बड़ा लेक्चर तो है लेकिन ये आपके फ़ायदे का बहुत है। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने से पहले एक दफ़ा इस लेक्चर को कम से कम 2 दफ़ा आपने लाजमी देखना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता बार बार रिवाइंड करके देखें, और जो आपको पहले से आता है अच्छे तरीके से आप उसे आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके बाद चैप्टर 7 पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।